नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आपको शायद जानकारी हो, शायद जानकारी ना हो, हमारे देश में 1969 में एक कानून बना था। 1969 यानी कि देश को जब आज़ाद हुए मात्र 22-23 बरस हुए थे। इस कानून का नाम है MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये एक्ट को लाने का उद्देश्य ये था कि किसी भी औद्योगिक समूह या किसी भी उद्योगपति का देश के सारे कारोबारों में एक छत्र राज ना हो जाए। और 1970 में इसी कानून के आधार पर MRTP कमीशन का गठन किया गया था, एकाधिकार आयोग का। ये दोनों आज भी एक दूसरे रूप में मौजूद हैं, कानून भी और आयोग भी। जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में 1991 के बाद, तब बड़े उद्योगपति आने लगे और उनको बड़ा कष्ट होता था कि बहुत ज़्यादा सरकार का नियंत्रण है, बहुत ज़्यादा सरकार की निगाहें हैं। उनको कंफर्ट देने के लिए 2009 में कांग्रेस के शासनकाल में MRTP जो कमीशन था उसको ख़त्म करके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लाया गया। थोड़ा बहुत बदलाव किया गया, लेकिन ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी बुनियाद में MRTP कमीशन ही है, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन ही है, जिसका काम ये है कि बाज़ार पर अत्यधिक नियंत्रण किसी एक का ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अभी भी जिंदा है इस देश में और वो नज़र रखने का काम करता है, या उससे अपेक्षा की जाती है कि वो नज़र रखे किसी एक उद्योगपति का या कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों का देश के कारोबार में कब्जा ना हो जाए। इंडिगो का क्राइसिस अभी हम सभी देख रहे हैं और भोग रहे हैं, और अब खबर आई है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात की जांच करेगा कि देश के उड्डयन क्षेत्र का, हवाई क्षेत्र का 60% कारोबार अकेले इंडिगो के पास ही क्यों चले गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि देश का असली कारोबार, असली उद्योग, बड़े प्रोजेक्ट्स एक अकेले समूह जिनके मुकाबले इंडिगो कुछ भी नहीं है, अडानी साहब को ही क्यों मिलता है। और इस पर चर्चा इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है, इस कारण भी ज़रूरी हो जाती है कि अडानी साहब को तमाम विरोध चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी लगातार कई सालों से कह रहे हैं हम दो हमारे दो, यानी कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के प्रिय हैं गौतम अडानी, और सब कुछ उन्हीं को मिलता है। और इस सब के बीच में बिहार में एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट के लिए अडानी साहब को ₹1 प्रतिवर्ष की लीज रेंट पर ज़मीन दे दी गई। हजारों पेड़ उस ज़मीन में काटे जाने हैं, उसके लिए बिहार में धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद एक और मेगा प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया गया है, और जिसकी गूंज इन दिनों शीतकालीन सत्र में सुनाई दी है। तो चलिए चर्चा करते हैं, ऐसा क्यों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर स्थित ग्रेटर निकोबार है, और वह इस समय देश के सबसे बड़े पर्यावरण और औद्योगिक विवाद का केंद्र बन गया है। यहाँ जिस मेगा परियोजना के लिए जंगल काटे जाने हैं या जंगल काटे जा रहे हैं, वो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट, ये परियोजना का नाम है। यह परियोजना एक बहुस्तरीय परियोजना बताई जा रही है, प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसमें दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के पास एक विशाल इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो कंटेनर इधर से उधर जाते हैं उनके लिए एक शिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, एक बड़ा पावर प्लांट लगाया जा रहा है, और सैन्य तथा नागरिक दोनों तरह की लॉजिस्टिक सुविधाएं और एक आधुनिक टाउनशिप विकसित करने का भी लक्ष्य इस प्रोजेक्ट में शामिल है। अब लफड़ा कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है, गोलमाल कहाँ है, उसे समझिए। इस परियोजना के लिए जहाँ तक जानकारी उपलब्ध है, कोई टेंडर नहीं किया गया। इस परियोजना को नॉमिनेशन बेसिस पर, यानी सरकार ने सेलेक्ट किया और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड नामक एक कंपनी को सौंप दिया गया है। और यही निर्णय
इसे केवल इन्वायरमेंटल बहस का नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक विवाद का भी केंद्र बना देता है। परियोजना के लिए लगभग 130 वर्ग किलोमीटर से अधिक घने वर्षावन को बदले जाने की प्रस्ताव है। 130 वर्ग किलोमीटर में जो जंगल है उसको काटे जाने का प्रस्ताव है, जहां सरकारी अनुमान कहता है कि 8 से 10 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। लेकिन जो स्वतंत्र पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो दावा कर रहे हैं कि वास्तविक क्षति जो है वो 30 से 50 लाख पेड़ों की होने जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार क्षेत्र भारत के सबसे जैव विविध इलाकों में से एक है। यहाँ पर मैंग्रोव हैं, कोरल रीफ हैं, समुद्री कछुओं के नेस्टिंग जोन्स हैं, समुद्री कछुए यहाँ आकर आराम करते हैं। दुर्लभ पक्षियों और अद्वितीय वनस्पतियों का अस्तित्व इस जंगल के संतुलन पर टिका हुआ है। अंडमान निकोबार अभी तक उद्योगपतियों की, बिल्डरों की दृष्टि से दूर रहा है, लेकिन अब उसको भी विकास के नाम पर विनाश की ओर ले जाने की बात होने लगी है, और यही सबसे बड़ा संकट है। इसी पर्यावरणीय संकट के समांतर इस परियोजना ने एक सामाजिक प्रश्न भी खड़ा किया है, क्योंकि ग्रेट निकोबार की जो शैम्पेन जनजाति है, ये वहाँ पर एक जनजाति रहती है शैम्पेन नाम की, दुनिया की सबसे संवेदनशील और पृथक समुदायों में से एक है। ये लोग दुनिया से कटे हैं पूरी तरह और ऐसा ही रहना चाहते हैं, और ये इनका अधिकार है। उनका पूरा जीवन, संस्कृति, भोजन सब कुछ जंगल पर निर्भर करता है। अब परियोजना के दायरे में आने वाले क्षेत्र, उनके जो पारंपरिक मार्ग हैं, उनके जो जल स्रोत हैं और आजीविका, इन तीनों से सीधे टकरा रहे हैं, और इससे इस जनजाति की सांस्कृतिक और अस्तित्व दोनों पर संकट गहरा होने लगा है, रादर गहरा हो गया है। विवाद का दूसरा और कहीं अधिक तीखा आयाम यह है कि देश के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, एयरपोर्ट, कोयला, ऊर्जा और अब सामरिक महत्व वाले यानी सेना के महत्व वाले द्वीप भी तेजी से निजी नियंत्रण में सौंप दिए जा रहे हैं, और वो निजी नियंत्रण ज़्यादातर मामलों में अडानी साहब का है, गौतम अडानी का है। भारत के बंदरगाह क्षेत्र में पहले से ही लगभग 65 से 70% संचालन क्षमता अडानी समूह के हाथों में है। आपको याद होगा कई हजार करोड़ की ड्रग्स भी इन्हीं बंदरगाह क्षेत्रों से, जो अडानी के कंट्रोल वाले हैं, वो वहाँ से निकलने की बात सामने आई थी और वो मामला भुला दिया गया था। एयरपोर्ट्स की बड़ी श्रृंखला भी अडानी के पास है। पावर, ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी के पास है। बिहार में अडानी समूह की पावर परियोजना के खिलाफ चल रहे बड़े आंदोलन ने पहले ही भूमि अधिग्रहण, एनवायरमेंटल इश्यूज, पेड़ों की कटाई के खिलाफ जनता के आक्रोश को देश के सामने रखा है। ग्रेट निकोबार परियोजना ने इस विरोध को अब राष्ट्रीय स्तर की बहस में बदल दिया है, और ऐसा भी हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर निगाहें रखी जा रही हों, क्योंकि यहाँ दांव केवल स्थानीय पर्यावरण या विकास का नहीं बल्कि सामरिक नियंत्रण और राष्ट्रीय संसाधनों के वितरण का भी है। इसी बिंदु पर एक और गहरा प्रश्न सामने आता है जो बहुत ज़्यादा समझा जाना जरूरी है, और इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण एंगल भी है। भारत में जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिगो एयरलाइंस पर सिर्फ इसलिए जांच शुरू करने की बात कर रहा है क्योंकि उसने घरेलू एविएशन सेक्टर में लगभग 60% बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है, और यह स्थिति हम देख रहे हैं इन दिनों उपभोक्ता और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन दोनों के लिए खतरा है, तो ठीक उसी सिद्धांत पर अडानी समूह की भूमिका की जांच इस देश में क्यों नहीं होती है? सब कुछ अडानी को क्यों दिया जा रहा है? बंदरगाहों, एयरपोर्टों, ऊर्जा, कोयला, ट्रांसमिशन, डेटा सेंटर और अब निकोबार जैसी सामरिक परियोजनाओं में अडानी समूह की हिस्सेदारी कई बार 60% से भी अधिक प्रभावी नजर आती है। इंडिगो की डोमिनेंस सीसीआई के लिए चिंताजनक है, लेकिन अडानी समूह का बहुक्षेत्रीय और एक साथ फैलता वर्चस्व सीसीआई के दायरे में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों सीसीआई आंख मूंद कर बैठा है? क्या सीसीआई भी इलेक्शन कमीशन की तरह आंखों में पट्टी बांध चुका है? क्या बाजार में अत्यधिक शक्ति केवल एविएशन में चिंता का विषय है और जो सामरिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नहीं है? क्या यह दो अलग पैमानों पर लागू की जा रही नीति नहीं है?
ये गंभीर प्रश्न है जिस पर हमको सोचना होगा। सरकार और परियोजना समर्थक तर्क दे रहे हैं कि ग्रेट निकोबार परियोजना भारत को इंडो पैसिफिक समुद्री व्यापार में एक नई ऊंचाई तक पहुंचा देगी, जिससे सिंगापुर और कोलंबो जैसे ट्रांसशिपमेंट हब के विकल्प तैयार होंगे। ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे रणनीतिक सुरक्षा बढ़ेगी, रोजगार पैदा होगा और भारत की लॉजिस्टिक्स क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन असल सवाल ये है कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक महत्व के नाम पर देश का इतना बड़ा भूभाग निजी नियंत्रण को दे दिया जा रहा है, तो उस पर स्वतंत्र और सख्त निगरानी की आवश्यकता और अधिक हो जाती है। और ये निगरानी क्यों नहीं हो रही है? परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर विशेषज्ञ अब चेतावनी देने लगे हैं कि जो ये द्वीप है, जिनको आप कहते हैं उष्णकटिबंधीय द्वीप अंडमान निकोबार के, यहाँ वनीकरण का कोई विकल्प ही नहीं बन सकता है। यहाँ वन ही होने चाहिए। यह केवल पेड़ काटने का मामला नहीं है, बल्कि यह मिट्टी, समुद्र की जो धाराएं हैं, भूगर्भीय संतुलन है, स्थानीय वर्षा चक्र है और समुद्री जीवों के संपूर्ण तंत्र को प्रभावित करने वाला परिवर्तन है, जिसकी क्षतिपूर्ति कोई भी तरीके से संभव नहीं है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि एज इट इज अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रहने देना चाहिए। लेकिन सुनने वाला कौन है? सब कुछ तो यहाँ अडानी को जा रहा है। निकोबार और बिहार दोनों स्थानों पर विरोध का स्वर एक ही दिशा की ओर संकेत करता है। जहां भी अडानी समूह को मेगा परियोजनाएं मिल रही हैं, वहां एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं, सामाजिक इश्यूज बढ़ रहे हैं और बाजार के केंद्रित होने की चिंता सामने आ रही है। किंतु जिन संस्थाओं को इन चिंताओं की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, विशेषकर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वह इन मामलों में बिल्कुल सक्रिय नजर नहीं आता है। इंडिगो में लेकिन उसने अचानक सक्रियता दिखा दी है। और आपको मालूम है, ऐसी चर्चाएं इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत चल रही हैं कि अब एविएशन सेक्टर में भी अडानी जी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सुना है कि पायलट ट्रेनिंग का कोई काम उन्होंने शुरू किया है। तो ये भी हो सकता है कि इंडिगो जैसी कंपनीज पर इस समूह की नज़र हो। बहरहाल, अब ये बहस सिर्फ पेड़ों, समुद्री कछुओं या जनजातीय अस्तित्व तक सीमित नहीं रह गई है। यह भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आर्थिक नीति, उसके संसाधन प्रबंधन की तरीके और उसकी जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जो नियामक संस्थाएं, उनकी स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी का प्रश्न बनकर खड़ी हो चुकी हैं। यदि एक सेक्टर में 60% हिस्सेदारी जांच का आधार बन सकती है, तो कई क्षेत्रों में इससे भी अधिक प्रभाव रखने वाले समूह पर वही सिद्धांत लागू क्यों नहीं होता? ये सबसे गंभीर प्रश्न है। यदि इस प्रश्न पर हमने नहीं चिंतन किया तो आने वाला समय बहुत घातक होगा। हमें सोचना होगा, क्या हमारा नियामक ढांचा सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार कर रहा है या कुछ विशेष चुनिंदा लोगों पर उसकी कृपा दृष्टि बनी हुई है और उनको निगरानी दायरों से बाहर रखा जा रहा है। ग्रेट निकोबार परियोजना इस प्रश्न को सबसे तीखे रूप से सामने ला रही है कि भारत किस तरह के विकास का मॉडल चुन रहा है। यदि विकास का अर्थ यह है कि सामरिक भूभाग, प्राकृतिक संसाधन और बाजार सब पर एक ही औद्योगिक समूह का वर्चस्व बढ़ता जाए और जो कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं, नियामक संस्थाएं हैं, इस प्रक्रिया को चुनौती ना दें, तो इसका दूरगामी असर, यकीन मानिएगा, दूरगामी असर देश की संरचना पर, आर्थिक सुदृढ़ता पर और लोकतांत्रिक संतुलन दोनों पर पड़ेगा। इसलिए जब राहुल गांधी गला फाड़ के कई वर्षों से कहते हुए घूम रहे हैं कि हम दो हमारे दो, ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज देश के सामने है, तो जनता को भी इस पर सोचना चाहिए।